आज के सेशन में और डिटेल से जानते हैं। भारतवासियों में जो आत्मनिर्भर भारत बनने का जज्बा जगा है, उससे भारत का हर नागरिक एकदम जोश में है और वो कावेरी इंजन को फंड करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। तमाम प्रकार के ट्वीट्स कल ट्रेंड करते रहे, तमाम प्रकार के ट्वीट्स थे, वीडियोस थे, फुटेजेस थी, जिसमें सरकार से कहा जा रहा था कि आप तो बस कावेरी इंजन के लिए पैसा खर्च कर दीजिए, आप तमाम जो प्रयास कर रहे हैं हम भारत वाले चाहते हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी मगर कावेरी इंजन फंड होते रहना चाहिए। लोगों ने कावेरी इंजन की तस्वीरें डाल डालकर इतना तक कहा कि निर्मला जी, आप 18% की जगह कैरेमल पॉपकॉर्न पर 20% हमसे ले लो, लेकिन इस जीएसटी का पैसा कावेरी इंजन को दे दो। लोगों ने अपने अपने तरीके से मीम के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, प्रयास रखा कि प्रधानमंत्री को इस प्रॉपर तरीके से 31 मार्च तक, मतलब ये सारी जानकारी उन तक पहुंचाई जाए कि आप हमारा कावेरी इंजन फंड करने के लिए सरकारी बजट में पैसा बढ़ाइए। लोगों से कहा जा रहा है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करिए, सरकार से कहा जा रहा है कि आप कावेरी बजट के ऊपर पैसा खर्च करिए। लोगों ने मीम मटेरियल में बकायदा जो पाकिस्तान के अंदर जो तस्वीरें आदान प्रदान हुई हैं, इस पर भी हम एक छोटा वीडियो ले आएंगे, उस पर भी मतलब इसके हाथ में भी पहुंचा दिया कि शहबाज शरीफ तुम भी यार हमारे लिए डिमांड कर लो कि फंड कावेरी इंजन। लोगों ने खूब बढ़िया मीम बनाए, ट्रंप वगैरह सबको घुसा दिया। कल पूरी तरह से कावेरी इंजन ट्रेंड करता रहा। तो अब हमने आपको बताया कि कावेरी इंजन क्या है। अच्छा, अब सवाल क्या आता है कि कावेरी इंजन से पहले कौन सा इंजन था, कावेरी इंजन बनना कब से शुरू हुआ, कहां कहां दिक्कतें आई, सारी बातें हैं। बात 50 के दशक की कही जाती है। इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आप इसको रिलेट कर पाएं। इतिहास में चलते हैं। इतिहास कुछ यूं है कि यूएसएसआर के समय पर भारत के साथ क्या हुआ करता था, जब सोवियत रूस का समय था। सोवियत रूस से पहले भी अगर हम चलते हैं तो भारत की आज़ादी के पास चलते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था और दुनिया के देश दो भागों में बटे हुए थे, या तो सोवियत रूस के नेतृत्व में जाएंगे या फिर अमेरिका के नेतृत्व में। अमेरिका के नेतृत्व वालों ने नाटो ज्वाइन कर लिया था और सोवियत रूस वालों ने डब्ल्यूटीओ ज्वाइन कर लिया था। भारत उस समय ताजा ताजा आजाद हुआ था और हमें लगता था कि अब यूएन बन ही गया है तो किसी झुंड में बैठने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी देश को इंडिपेंडेंट रूप से बढ़ने का ये जो नए देश हैं ये स्वागत करेंगे। हम नए आजाद हुए हैं और हमें अपनी आजादी के साथ लोग रहने देंगे। इसी आजादी के चलते भारत ने एक नया संदेश दिया दुनिया को और वो संदेश था गुट निरपेक्ष नीति, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, हम बिना ग्रुप के रहेंगे और बिना ग्रुप के हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमारी नीतियां कभी कभार बदलती रही, कभी हम प्रो रशिया रहे, कभी हम प्रो अमेरिका रहे, लेकिन फिर भी हम मध्य के मार्ग पर चलने का लंबे समय तक प्रयास करते रहे, मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास करते रहे। ऐसे में जब गुटनिरपेक्ष नीति के साथ हम आगे बढ़ रहे थे और दुनिया के देश जो नए नए आजाद हुए थे वो भारत में नेहरू जी के नेतृत्व वाले इस आंदोलन को, गुटनिरपेक्ष नीति के आंदोलन को ज्वाइन कर रहे थे, तो ऐसे में चाइना को अपने आप को हाशिए पे देखना बुरा लगा। चाइना उस समय माओ के नेतृत्व में था। माओ ने, जिसके चलते माओवाद बना, माओ को भारत का यह रवैया पसंद नहीं आ रहा था कि भारत चीजों को आगे लेकर बढ़ रहा है, एशिया क्षेत्र में इंडिया लीड कर रहा है। माओ को यह बात पसंद नहीं थी और इसी बीच में तिब्बत का इशू बन गया था और तिब्बत के इशू के चलते तिब्बत से दलाई लामा निकलकर भारत शरण मांगने आ गए थे। नेहरू जी ने उन्हें अपने यहां शरणागति की रक्षा का वादा कर दिया कि अब आप आए हो तो आपकी सुरक्षा हम करेंगे। इस बात पर भारत और चीन कन्फ्रंट करने लगे। दोनों देशों के साथ में जो एग्रीमेंट था, पंचशील का जो सिद्धांत था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, संप्रभुता की रक्षा करेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई होंगे, चीन ने एक नहीं सुनी और उसने भारत पर बिना हमारी किसी प्रायर तैयारी के, जैसे एक तो होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एनी टाइम हीटेड डिबेट रहती है तो हम तैयार रहते हैं कि साहब यहां तो कभी भी वॉर हो सकता है, लेकिन जिससे अपेक्षा ही नहीं है, चीन से हमारी अपेक्षा ही नहीं थी। हमें था ये भी बड़ा देश है, हम भी बड़े देश हैं, दोनों देशों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, लेकिन चाइना ने धोखे से भारत पर हमला कर दिया और हमला तो किया सो किया, भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। भारत उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध करके निकल ही रहा था, नया देश था, नई चुनौतियां थी, हम तैयार ही नहीं थे कि हमारे इतने फ्रंट्स पर वॉर हो जाएगा। इस बीच में नेहरू जी ने अपनी तरफ से अमेरिका को पत्र लिखा। अमेरिका उन दिनों पाकिस्तान प्रेमी हुआ करता था। जॉन एफ कैनेडी को पेपर लिखा गया, पत्र लिखा गया। भारत के राजदूत ने बकायदा जाकर के अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र सौंपा और कहा कि हमें आवश्यकता है कि अमेरिका अपने फाइटर जेट्स भारत भेजे, और भारत इसलिए नहीं कि भारत आपके गुट का सदस्य है, आप इसलिए हमारे पास फाइटर जेट्स भेजिए क्योंकि ये किसी देश की संप्रभुता का सवाल है, किसी देश की स्वतंत्रता का सवाल है। कोई देश हम पर हमला कर रहा है, आप लोग जो देश दुनिया के बड़े देश हैं
उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता की आप हिफाजत करें। यह गुहार हमारे द्वारा लगाई गई अमेरिका के सामने, ब्रिटेन के सामने। हमने डिमांड रखी कि आप हमारी रक्षा करिए, आप हमारे पास में फाइटर जेट्स के अपने स्क्वाड्रंस को भेजिए। लेकिन अमेरिका इस बात की टालमटोल करता चला गया, क्योंकि उसका उस समय तक जो रुख था वो पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जब आजाद हुए थे, अलग अलग पहले सेपरेट हुए, आजादी डिक्लेयर की, उस समय पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भारत को कंपीट करती थी। भारत की तुलना में पाकिस्तान में जनसंख्या कम थी और फर्टाइल लैंड ज्यादा थी। अमेरिका का सपोर्ट था, पूंजीवादी नीति थी, पहले से ही इंक्लाइंड टुवर्ड्स पाकिस्तान जो था वो अमेरिका था। तो ऐसे में उसकी ग्रोथ रेट शुरुआत में बढ़िया निकल कर आई। अमेरिका पाकिस्तान को ब्राइट स्पॉट के रूप में देखता था कि ये तो बढ़कर रहेगा। ऐसे में अमेरिका उसे ही सपोर्ट करना चाहता था, जो आपको 71 के वॉर में दिखा भी था। इसी के चलते भारत ने अमेरिका से जब गुहार लगाई तो यह कहा कि आपके फाइटर जेट्स का हम पाकिस्तान के विरोध में उपयोग नहीं करेंगे, हमें चीन से रक्षा करने के लिए फाइटर जेट्स आप दो। अमेरिका ने हमारी कुछ नहीं सुनी। नहीं सुनी तो हमें यह महसूस तो हुआ कि हमें आवश्यकता है अपने फाइटर जेट्स बनाने की। लेकिन अब चीन अपनी तरफ से हम पर हमला कर चुका था और चीन ने यूनिलेटरल ही सीज फायर किया था। यह नहीं था कि भारत और चीन आपस में बैठे हो और डिक्लेयर हुआ हो कि हां भाई अब यहां रुक जाना चाहिए। चाइना ने अपनी तरफ से रोका, अपनी तरफ से वापस चला गया, जहां तक जगह कब्जानी थी कब्जा कर लिया। चीन ने भारत के साथ जो किया था 1962 में, वही एक भारत का बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमारे अगर इस फ्रंट पर, विशेष रूप से उत्तर पूर्व फ्रंट पर भारत अगर मजबूती से खड़ा होता, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती, हमारे उस समय के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में अपनी सुरक्षा के लिए हम दुनिया के देशों को एक साथ ला पाते, तो संभवतया आज जैसे हम देखते हैं कि भारत के एक बड़े हिस्से के ऊपर चीनी कब्जा है, वो उस समय ना रहा होता। खैर, उस दौर में भारत सरकार ने क्या किया? उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो जर्मनी था, हिटलर वाला जो जर्मनी था, वो ताजा ताजा फ्रस्ट्रेट, मतलब एक तरह से कहिए मुक्त हुआ था, हिटलर से युद्ध हारा था। और ऐसे में यहां के काफी सारे लोग छोड़ छोड़ करके, जो वैज्ञानिक थे वो कहीं और जाना शुरू कर दिए थे। ऐसे में ही एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम, सरनेम पीछे टैंक लगता था, हमें देखेंगे अभी उसका नाम क्या था। उसको भारत के द्वारा रीच किया गया और कहा गया कि भाई आप आइए हमारे साथ। कुर्थ टैंक नाम का एक व्यक्ति था, उस कुर्थ टैंक नाम के व्यक्ति को भारत ने रीच किया कि आप हमारे पास आइए और हमारे फाइटर जेट का इंजन बनाइए। तो ऐसे में जो कुर्थ टैंक नाम का जो वैज्ञानिक है, ये भारत आता है और HF-24 नामक जो हमारा लड़ाकू विमान है, जो कि मतलब भारत के वॉर में यूज भी किया गया था 1971 के वॉर में, वो इस इंजन को बनवाता है। HF-24 मारूत नाम का जो हमारा लड़ाकू विमान है, उस लड़ाकू विमान में जो इंजन लगा था, यही इस कुर्थ टैंक नाम के व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। और कहते हैं कि इस HF-24 मारूत ने उस समय कई पाकिस्तानी टैंकों को तबाह किया था और 1982 में वायुसेना ने इसे अपने बेड़े से हटा दिया था। यह जो मारूत नाम का हमारा फाइटर जेट बना था, इसने अमेरिका द्वारा, या फिर सॉरी, पाकिस्तान के पास जो आधुनिक F-86 सैबरे फाइटर जेट था, उसको भी मार गिराया था। उस समय के युद्ध में ये वाला फाइटर जेट यूज आया था, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं था। फाइटर जेट्स को बहुत तेज होना होता है, उनकी प्रिसीजन, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड अपने आप में बहुत मायने रखती है। ऐसे में हमने इसे रिटायर कर दिया 1982 में, और 1982 के बाद 86 में बेंगलुरु के अंदर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA, जिसको आज LCA तेजस के नाम से आप जानते हैं, उस LCA के लिए स्वदेशी कावेरी इंजन का निर्माण शुरू किया। 1986 से आज आप 2025 में हैं, 39 ईयर बीत चुके हैं, 40वें साल में है, अब तक हमारा कावेरी इंजन बनकर नहीं आया है। मतलब भारत का जो स्वदेशी इंजन था, उस स्वदेशी इंजन के बाद में आप देखें HF-24 मारूत के बाद में भारत ने कोई इंजन नहीं बनाया। 13 साल बाद GTRE ने अपने 9 प्रोटोटाइप जरूर साझा किए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे, उनको हम अपने फाइटर जेट्स में उपयोग में नहीं ले पाए। तो सोचिए 40 साल से अब तक भारत अपना फाइटर जेट का इंजन बना ही रहा है। DRDO की लैब GTRE के द्वारा इस फाइटर जेट के इंजन पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस इंजन को बनाने में कामयाबी नहीं पाते, लेकिन कामयाबी के अनुरूप हम इसको कंपैटिबल नहीं पाते अपने फिलहाल उपलब्ध अन्य जो विकल्प हैं उनसे। क्योंकि हम अपना इंजन बना लें, लेकिन इस इंजन का उपयोग अगर हम दुश्मन के किसी फाइटर जेट से मुकाबला करने में करें और उसके पास हमसे बेहतर अगर फाइटर जेट है,
तो हमें उससे उन्नत बनाना है, तो बनकर आता है फिर उससे आगे का तैयार हो जाता है, उससे आगे की जरूरत, उससे आगे की जरूरत। तो अभी मार्केट की नीड के हिसाब से हम अपना फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाए हैं और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम जो फाइटर जेट यूज करते हैं, चाहे फ्रांस से खरीदे हुए हों या फिर ये सभी में, अब जैसे आप कहेंगे जो तेजस यूज करते हैं हम लोग, उसमें भी जो इंजन लगा है वो अमेरिका से आया हुआ इंजन है। हम अपना जितना भी, चाहे हम तेजस के बारे में कहें कि मेक इन इंडिया में हमने कमाल कर दिया है तेजस बनाकर, तो इंजन कहीं ना कहीं हमने विदेश से मंगाया होगा। तो एक तरह से आत्मा हमारे फाइटर जेट की बनने के बाद भी विदेश से आ रही है। इसी कारण से भारत में डिमांड हो रही है कि जब डीआरडीओ जैसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो उसे फंड दो, तकनीकी का एक्सेस दो, दुनिया के देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाओ, ताकि हमारे यहां पर तकनीकी आए और हम अपना फाइटर जेट इंजन बना पाएं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे देश ही जेट इंजन, फाइटर जेट इंजन बनाने में अभी तक कामयाब हुए हैं। यही कारण है कि भारत में इसकी मांग उठ रही है। अब आप सवाल पूछेंगे, सर हमारी मित्रता तो बढ़िया है रूस के साथ, फ्रांस के साथ या फिर इनके साथ में अमेरिका के साथ, इन सब से हम फाइटर जेट खरीदते भी रहे हैं या फाइटर जेट के इंजन खरीदते रहे हैं। चाहे सुखोई की बात हो तो हम खरीद, मिग हो या सुखोई हम रूस से लेकर आए हैं, हम राफेल हो तो फ्रांस से लेकर आए हैं, और तेजस के लिए जो तेजस के अंदर इंजन लगा है वो जीई मोटर्स से लेकर के आए हैं, अमेरिका से लेकर आए हैं। ऐसे में हमारे पास फाइटर जेट के इंजन हमने इतने देशों से मंगाए हैं, तो क्या हमें ये कोई तकनीकी ट्रांसफर नहीं करता क्या? तकनीकी ट्रांसफर के नाम पर ये लोग मना कर देते हैं। जैसे हमने एलसीए तेजस के लिए जो इंजन डाला हुआ है वो जीई का आएगा, है ना, जनरल इलेक्ट्रिकल्स का आएगा अमेरिका से। बातचीत दोनों के बीच में बैठी कि हम इंजन तो दे देंगे, हम 80% टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर देंगे, 20% लास्ट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। यही लड़ाई हमारी फ्रांस के साथ चल रही है। हम फ्रांस से राफेल मंगाए तो उनसे यही डिमांड की है कि आप हमें सोर्स कोड दो कि यह बनाया कैसे। शुरुआत में डील के समय हां कर देते हैं, लास्ट में मुकर जाते हैं। तो ऐसे में अब फिलहाल चल ये रहा है कि हमारा अच्छा मित्र कौन है। रूस के बारे में कहते हैं कि यह हमारे साथ में इस तरह की जानकारी साझा कर सकता है, लेकिन इसके जानकारी साझा करने के बाद दुनिया की हमसे जो प्रतिक्रियाएं होंगी उनको क्या हम हैंडल कर पाएंगे। ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर के चीजें चलती रहती हैं। ये जो नेहरू जी के बारे में मैंने बातें बोली, ये सारी लिखित में द हिंदू में उपलब्ध है। इसका सारा कंटेंट हम अपने टेलीग्राम पर भी डालेंगे। जो बातें मैंने बोली आप उसे जाकर वहां चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जीई और एचएएल ने एमओयू साइन किया था वर्ष 2023 में कि हम इंजन बनाएंगे इंडिया में, लेकिन ट्रांसफर कितना करेंगे? 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। लेकिन भारत लगातार इस उम्मीद में है कि जीई का F414 जो मार्क 2 में काम आने वाला है, वो इंजन भारत को मिलेगा अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। लेकिन अमेरिका लगातार उसमें ढील दिया जा रहा है, अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है। अभी जाकर मार्च में जाकर के जो तेजस के लिए मार्क 1 वाला जो हमारे पास तेजस है, उसके लिए इंजन 99F404 जो इंजन है वो जीई से भारत के लिए दिए गए हैं। कुल मिलाकर के भारत अमेरिका से इंजन प्राप्त कर रहा है, तकनीकी नहीं। तमाम प्रकार से देश हमसे कहते हैं, प्राइवेट कंपनीज कह रही हैं, जैसे रॉल्स रॉयस ने ऑफर किया है कि हम मिलकर के इंजन बना सकते हैं, ऐसे गोदरेज कह रहा है कि हम मिलकर के इंजन बना सकते हैं। इंडिया और रशिया ज्वाइंट प्रोडक्शन सुखोई का इंजन बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सब में अल्टीमेटली जो चीज है वो ये कि कावेरी में कोई तकनीकी नहीं देना चाहता, अपना इंजन बनाना चाहते हैं, और उस अपने इंजन में उनका इंजन की तकनीकी उनको पता है। वो हमारे साथ 80% चीजें जो हमें पता है वही साझा कर देंगे। भारत लगातार इसीलिए चाह रहा है कि बस कावेरी का इंजन आप तैयार करवाइए। कावेरी इंजन के साथ जो चैलेंजेस हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तकनीकी के नाम पर देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों को मिला हुआ फंड उन्हें रिसर्च में कितना आगे लेकर जाता है। संभवतः आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ आई हो, आपको भी आवश्यकता महसूस हुई हो कि भारत के लिए बड़ी आवश्यकता ये क्यों है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक ऑफर है जो कल